रियल एस्टेट पे बड़े टैक्सेस लगाए गए थे और एंटी रियल एस्टेट पॉलिसीज चल रही थी। वैसे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से रियल एस्टेट से पैसा निकलना शुरू हो गया और अपनी सारी एफर्ट्स और एनर्जीज लगाने के बावजूद भी रियल एस्टेट या बाकी जो बिजनेस सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट उठाने में नाकाम रही है। बात की जाए इस्लामाबाद में इस वक्त भी कम से कम 20 लाख घरों की मजीद रिक्वायरमेंट मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स फॉर रियल एस्टेट क्रिएट की। इस 7E की मॉडिफिकेशन हो रही है। वैसे तो काफी सारे लोगों ने मार्केट में बहुत सारी झूठी बातें फैलाई हुई हैं, बट जो ऑथेंटिक चीज है, द मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज, इसी तरह से FAD को भी खत्म किया जा रहा है। जिस वक्त भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते थे 36K और 36C के तहत टैक्स पे करना पड़ता था। अस्सलाम वालेकुम, एस्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद मीन आपके सामने। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप लाइक करते हैं। जी, मुख्तलिफ ऑथेंटिक जो प्रोजेक्ट्स हैं जो रियल एस्टेट में अच्छा काम कर रहे हैं उनके मतलब वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसमें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पे हमने काफी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। इसी तरह से पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की काफी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। और इन एडिशन टू दैट DHA के जो मुख्तलिफ फेजेस हैं, DHA 3, DHA 5, DHA 6, DHA 7 जिसको DHA वैली कहा जाता था, उसके मुतालिक भी काफी सारी न्यूज और अपडेट्स आपके साथ हम लोग शेयर कर चुके हैं। मजीद आगे आने वाली जो खबरें हैं वो भी आपको साथ साथ बता रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी दिखा रहे होते हैं और ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का एक होता है कि आप तक अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप उस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए अपना डिसीजन ले सकें कि क्या आपको भी प्रॉपर्टी होल्ड करनी है या आपने फौरी तौर पे सेल करके उसको रोटेट करना है या कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें स्टॉक मार्केट एक फेवरेट लोगों का सब्जेक्ट है और इसी तरह से रियल एस्टेट लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए तो ये होता है कि जी जब शेयर्स ऊपर जाएंगे तो वो उसको सेल करेंगे और प्राइसेस नीचे आ रही होंगी तो वो बाइंग कर लेंगे। प्लस ये कि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ खबरों की बेस पे, IMF की खबरों की बेस पे या मुख्तलिफ और जो इस किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं उनकी बेस पे शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में अप डाउन हो रही होती हैं और उसी के मुताबिक लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। रियल एस्टेट में लोग ऑन ग्राउंड पोजीशन वाली चीज को, नॉन पोजीशन वाली चीज को, डेवलपमेंट को और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात की जाए अगर ओवरसीज की तो ओवरसीज पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा इंजेक्ट करते हैं, बहुत सारी पैसे की इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की होती है। अब पिछले 1.5-2-3 साल में ऐसा हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो रेमिटेंसेस हैं वो भेजना या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था। उसकी वजह कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अनाउंस हुई थी, जब ये मौजूदा गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने पॉलिसी अनाउंस की कि जी हम प्रॉपर्टी पे बहुत सारे टैक्सेस लगाएंगे। टैक्सेस इतने ज्यादा नहीं थे बट वो जो गवर्नमेंट का एक स्टांस था कि जी रियल एस्टेट में बहुत सारा ब्लैक मनी है, रियल एस्टेट की वजह से जो है ना वो लोग बाकी जो बिजनेसेस हैं वो हमारे ग्रो नहीं कर रहे, तो उसकी बेस पे रियल एस्टेट पे बड़े टैक्सेस लगाए गए थे और एंटी रियल एस्टेट पॉलिसीज चल रही थी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, अपनी सारी एफर्ट्स और एनर्जीज लगाने के बावजूद भी रियल एस्टेट या बाकी जो बिजनेस सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट उठाने में नाकाम रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं वो अचीव किए हैं, उसमें डॉलर की प्राइस कंट्रोल करना, मैनेज करना और बाकी काफी सारी चीजें। बट अगर बात की जाए रियल एस्टेट के हवाले से तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से रियल एस्टेट से पैसा निकलना शुरू हो गया और लोगों ने बैंकों में पैसा रख के पैसा कमाना शुरू कर दिया। बैंक्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते 22% पे चला गया था। 22% पे लोगों को मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पीछे या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के पीछे 22% का प्रॉफिट मिल रहा था, तो वो रियल एस्टेट से ज्यादा बेहतर नजर आता था, वो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता था, इसलिए लोगों ने पैसा बैंक्स में रख दिया। अभी 2025 के स्टार्ट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स फॉर रियल एस्टेट क्रिएट की। इस टास्क फोर्स में मुख्तलिफ मेंबर्स को ऐड किया गया जो कि रियल एस्टेट से मुतल्लिक थे या जो मुख्तलिफ एनालिस्ट थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, टैक्स कंसल्टेंट्स थे। उन सारों से मुख्तलिफ चीजों पे मशावरत की गई कि जी आप लोग अपनी तजावीज दें रियल एस्टेट सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए।
जी, गवर्नमेंट ने जो टास्क फोर्स बनाई है उसका जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक 4 मुख्तलिफ तरह की कमेटीज बनाई गई हैं। एक कमेटी बनाई गई है ग्रोथ फ्रेमवर्क फॉर हाउसिंग। इसके लिए इसमें आपके मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स हैं वो शामिल हैं और इसके अलावा प्राइवेट डेवलपर्स की तरफ से भी लोग इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसी तरह से अर्बन प्लानिंग और रीरा के लिए भी जो कमेटी है वो अलग से बनाई गई है, जिसमें SM नबील साहब जो चेयरमैन नॉर्थ आबाद के हैं वो, अच्छा उसके बाद मिस्टर उस्मान अनवर MD अर्बन डेवलपमेंट, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एडिशनल सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, चेयरमैन CDA या उनके नॉमिनेटेड DG बिल्डिंग कंट्रोल वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा गुलाम सरवर सिंधु साहब शामिल हैं और चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला अर्बन प्लानर शामिल हैं और इसके साथ साथ एक आर्किटेक्ट हैं जो चेयरमैन हैं IAP के, उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। तीसरी कमेटी है जी टैक्सेशन की कमेटी, उसमें चेयरमैन FBR को इसका कन्वीनियर बनाया गया है। मेजर जनरल दिलावर खान वो इसके जो DG W&R हैं वो इसमें शामिल हैं। सरदार ताहिर महमूद जो बड़ा एक फेमस नाम है, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान और इस्लामाबाद एसोसिएशन फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। और इसके साथ साथ हुसैन बख्शी साहब चेयरमैन आबाद वो भी इसके मेंबर हैं और एहसन मलिक साहब जो सीनियर एनालिस्ट हैं वो भी इनके मेंबर हैं। SM नबील चेयरमैन आबाद वो भी इस टैक्सेशन वाले जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करने वाली कमेटी के मेंबर हैं। जी, चौथी कमेटी है एक्सेस टू फाइनेंस के लिए। एक्सेस टू फाइनेंस की जो कमेटी है उसमें स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू वो इसके कन्वीनियर होंगे और हाफिज मोहम्मद नोमान ex-MPA पंजाब वो इसके मेंबर हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक के वो इसके मेंबर होंगे। MD PMRC पाकिस्तान मॉर्टगेज रीफाइनेंस कंपनी उसके जो MD हैं वो इसका हिस्सा है। तारिक हबीब हाउसिंग फाइनेंस स्पेशलिस्ट वो इसका हिस्सा है और CEO अखुवत फाउंडेशन वो भी इसका हिस्सा है। चेयरमैन SCCP वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। व्यूअर्स, ये जो 4 कमेटियां बनाई गई थी इनका मकसद एक था कि ये मुख्तलिफ सिफारिशात गवर्नमेंट को पेश करें और बताएं कि जी क्या क्या चीज हो सकती है, कौन कौन सी जो रिफॉर्म्स हैं वो लाने से रियल एस्टेट में काम चल सकता है। रियल एस्टेट में काम चलेगा तो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठेगी, आपके प्लास्टिक के पाइप से लेके जो आपका GI का मटेरियल है, PVC मटेरियल है, इसके अलावा कॉपर वायर्स हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। इसी तरह से आपके ब्लॉक फैक्ट्रीज हो गई, भट्टे हो गए ईंटों के, सीमेंट फैक्ट्रीज हो गई, रेत और क्रश के जो कारखाने हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। रेत और क्रश वालों का भी बिजनेस चल पड़ता है। और इसी तरह से गवर्नमेंट को एक चीज बिल्कुल क्लियरली पता थी कि जी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में स्पेशली इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त भी कम से कम 20 लाख घरों की मजीद रिक्वायरमेंट मौजूद है। रिंग रोड पे भी काफी तेजी से काम किया गवर्नमेंट ने और दिसंबर में उसको ओपन करने का अनाउंस कर दिया हुआ है। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो इसका विजिट कर चुकी हैं और उन्होंने फाइनली दिसंबर की जो डेडलाइन है वो दी है। रिंग रोड के बनने से भी रियल एस्टेट के नए वेंचर्स ओपन हो गए। रिंग रोड की कंप्लीशन से इसके राइट और लेफ्ट पे नए शहर आबाद होना शुरू हो जाएंगे। अब जो गवर्नमेंट को ये जो कमेटीज थी इन्होंने कुछ सिफारिशात पेश की, उन सिफारिशात की रोशनी में गवर्नमेंट अपनी रिफॉर्म्स करेगी। रिफॉर्म्स करके वो IMF को रिक्वेस्ट करेगी कि वो अपना बेल आउट पैकेज या जो भी पैकेज देना है वो इस पैकेज को अप्रूव करवा सकें। जो मुख्तलिफ सिफारिशात इस वक्त तक चल रही हैं, वैसे तो काफी सारे लोगों ने मार्केट में बहुत सारी झूठी बातें फैलाई हुई हैं, बट जो ऑथेंटिक चीज है, द मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज वो ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे पहली चीज तो ये कि टैक्सेस में चेंज आ रहा है। अब क्या क्या चेंज आ रहा है? सेलर और परचेजर कभी भी जिस वक्त भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते थे 36K और 36C के तहत टैक्स पे करना पड़ता था इंतकाल रजिस्ट्री के ऊपर या ट्रांसफर के ऊपर। उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं, उसकी जो परसेंटेज है उसको कम करके 3% से नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। ये एक सिफारिश पेश की है। नंबर 2,
7E की मॉडिफिकेशन हो रही है, जो 7E टैक्स है उसकी मॉडिफिकेशन हो रही है। इसी तरह से FED को भी खत्म किया जा रहा है, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी रियल एस्टेट पे, उसकी वजह से भी रियल एस्टेट की ग्रोथ बड़ी इफेक्ट हुई थी, वो 100% खत्म की जा रही है। इसके साथ साथ रीरा का कयाम है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीरा के कयाम के ऊपर भी गवर्नमेंट काफी सीरियस है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक चीज का अंदाजा हो गया कि जब तक रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स नहीं लाई जाएंगी, रीरा नहीं बनाई जाएगी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे दुबई में काम कर रही है या बाहर यूरोप में या USA UK में काम करती है, वो एक इदारा जो इंश्योर करता है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटीज काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, एक साहब ने पैसा लगाया है और क्या उसी के पैसे से हाउसिंग सोसाइटी का मालिक जमीन खरीदेगा और फिर उसके बाद डेवलप करेगा और उसके बाद फिर वो डिलीवर करेगा। रीरा का मकसद सिर्फ और सिर्फ चेक एंड बैलेंस होता है कि भाई प्रॉपर जगह पे, ऑथेंटिक जगह पे काम चल रहा हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही हो। जो इलीगल या फ्रॉड करके या स्कैम करके भागने वाली सोसाइटीज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी जो रीरा के साथ एक और जुड़ी हुई चीज है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। नैब बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है हाउसिंग के सेक्टर के लिए, कि हाउसिंग के सेक्टर पे इस वक्त नैब बहुत सख्ती कर रहा है। नैब की सख्ती करने की वजह कि नैब में बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी मौजूद हैं, या विफाकी मुतसिब में ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स मौजूद हैं कि जी फला फला हाउसिंग सोसाइटीज ने चक्री रोड पे या अडयाला रोड पे मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुतालिक, या इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके मुतालिक कंप्लेंट्स गई हुई हैं कि ये प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हुए, हमने इतने अरसे से पेमेंट्स दी हुई हैं बट वो अभी तक हमें प्लॉट नहीं मिला। तो उस हवाले से नैब ने भी थोड़ी सी सख्ती शुरू की हुई है। नैब काफी तेजी से शिकंजा टाइट कर रहा है हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ। इसका फायदा यह होगा कि रीरा के क़याम और नैब के इनएक्टिविटीज से लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा। नॉन अप्रूव्ड या जिनका डेवलपमेंट रिकॉर्ड नहीं है, या जो डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे, या जिन लोगों ने लोगों का पैसा लूटा हुआ है, वो नई कोई हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकेंगे, किसी नए नाम से नहीं आ सकेंगे और ना ही वो मार्केट में काम कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने एक स्टेप और लिया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट जो बैंकों का था उसको कम किया है। बैंकों ने इंटरेस्ट रेट 22% कर दिया। 22% इंटरेस्ट रेट होने से जो पैसा है वो निकल के मुख्तलिफ जो बिजनेसेस थे, स्टॉक मार्केट हो गई, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, या बाकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, इससे पैसा निकल के बैंक्स में जाना शुरू हो गया। बैंक्स में लोग पैसा रख के प्रॉफिट कमाना शुरू हो गए। अब इंटरेस्ट रेट को 22% से कम करके 12% पे ले आए हैं और इसी को और मजीद कम करके 9% या 8% या हो सकता है इससे भी नीचे लाने की सिफारिशात पेश की जाएं। उन सिफारिशात से ये होगा कि ये जो टैक्स में कमी आएगी, इससे बैंकों से बहुत बड़ी मिकदार में पैसा फौरी तौर पे निकलना शुरू हो जाएगा और उसके जो समरात हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो अगले 2 से 3 माह में मिलना शुरू हो जाएंगे। बात की जाए अगर DHA या मुख्तलिफ रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटीज की प्लॉट्स की प्राइसेस की, तो इस वक्त DHA के किसी भी प्रोजेक्ट में आप चले जाएं तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो 30 to 40% इंक्रीज हुई हैं पिछले 1 से 1.5 माह में, और बहुत सारी जगहों पे तो 100% भी इंक्रीज आया है। गवर्नमेंट जब तक रियल एस्टेट को पैकेज नहीं देगी तब तक गवर्नमेंट का भी पहिया नहीं चलेगा, इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा और मुल्क माशी तौर पे कमजोर होगा। सीमेंट इंडस्ट्री से लेके बाकी सारी इंडस्ट्रीज को रियल एस्टेट सपोर्ट कर रहा होता है और रियल एस्टेट की बेस पे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं। व्यूअर्स, ये सारी की सारी रिफॉर्म्स आने के बाद प्लॉट्स की प्राइसेस, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की प्राइसेस में बहुत तेजी से तब्दीली आएगी। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक मशवरा कि वो अभी परचेजिंग कर लें, इससे पहले कि प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएं। हमारे यहाँ भेड़ चाल बहुत ज्यादा काउंट होती है। भेड़ चाल में ये होता है कि जी अगर मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है तो मुझे देख के बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी परचेज करना शुरू कर देंगे। जब सारे लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होंगे तो उस वक्त प्राइसेस ऊपर जा रही होंगी, तो उस वक्त परचेज करके आपको नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि आप अभी इस वक्त फौरी तौर पे कहीं ना कहीं, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है या आपके घर पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको रियल एस्टेट में डाल दें। रेंटल इनकम के लिए भी अच्छी चीजें आ सकती हैं मार्केट में, और इसी तरह से ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स, घर, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होंगी। आपने कोशिश ये करनी है कि
सिर्फ उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जो एनओसी अप्रूव्ड हो, जो ऑथेंटिक हो, जिनकी डिलीवरेंस का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो। सोसाइटी लेट डिलीवरेंस कर रही है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्रॉड करके अगर भाग जाएगी तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे। व्यूअर्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन सारे पॉइंट्स को अगर आप जहन में रखेंगे और अगले 2 माह में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। डीएचए में या इस्लामाबाद की मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे आप टीम एस्टेट क्राफ्ट से राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि ये जो कमेटी बनाई गई है, कोर कमेटी, इस टास्क फोर्स कमेटी का जो अगला स्टेप हो उसके मुतालिक भी आपको टाइमली आगाह कर दूं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके।